द मास्टर प्रकाश क्लासेस यूट्यूब चैनल आप सभी भावी अध्यापकों का स्वागत करता है। हमारे साथ आप लोग जो प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं उत्तर प्रदेश सुपर टेट का, उसका अगला प्रैक्टिस सेट आप लोग के लिए लेकर आए हुए हैं। इसमें भी हम लोग सभी 150 प्रश्नों को कवर करेंगे और इसमें 1 से लेकर के 4 तक पहला पोर्शन जो लिया गया है हिंदी का है और ये गद्यांश है। आप लोग इस गद्यांश को पढ़ेंगे और उसके बाद ऑप्शन को जो है देखकर आंसर बनाते रहेंगे और उसके बाद अंत में ज़रूर बताएंगे कि कितने प्रश्न आपके सही बने हैं। चलिए, उम्मीद है कि पढ़ लिए होंगे। बढ़ेंगे आगे की तरफ और ये थोड़ा गद्यांश जो है लंबा है, ठीक, इसको भी पढ़ लेंगे। आगे बढ़ते हैं, पढ़ लिए होंगे और यदि आप लोग नहीं पढ़ पा रहे हैं तो वीडियो को रोक करके आराम से पढ़ लीजिएगा और सेशन को लगे हाथ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए, जिससे कि उनको भी प्रैक्टिस सेट का लाभ मिल सके। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक। उम्मीद है कि पढ़ लिए होंगे आप लोग। चलिए चलते हैं हम प्रश्नों की तरफ। प्रश्न है पहला, इसमें पूछा गया है कि गद्यांश में किस शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। चलिए, अच्छा प्रश्न है। तो आप लोग गद्यांश पढ़े हैं, ठीक, तो बताइए कौन सा इसमें शब्द जो लिखा गया। जैसे पहला है जन काव्य है, दूसरा है प्रच्छन्न है, तीसरा है बहिरंग है और उसके बाद डी ऑप्शन लोक चेतना। इन चारों ऑप्शनों में जो लिखे गए हैं इसमें कौन सा शब्द जो है गद्यांश में प्रयोग नहीं हुआ है, ये बताना है। ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है, कमेंट करके आप लोग आंसर देते रहेंगे, ठीक। तो यहाँ पे पहला ही ऑप्शन जो जन काव्य लिखा गया है, ये जो है आपकी गद्यांश में इसका जिक्र नहीं किया गया है। ऑप्शन नंबर पहला ही ए राइट आंसर हो जाएगा। दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है, कौन सा वक्तव्य सही नहीं है। तो वक्तव्य जो यहाँ पे वाक्य लिखा गया है, कौन सा वाक्य सही नहीं है गद्यांश के अनुसार, चलिए ये देखना है। आज सारे क्वेश्चन ही निगेटिव हैं। तो यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन बी, गुप्त जी ने निर्गुण तत्व अधिक, गुण जी में निर्गुण तत्व अधिक हैं। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। तो ये वाला जो है इसमें शामिल नहीं है, बाकी सभी ऑप्शन सही हो जाएंगे। लेते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, वक्तव्य कौन सा है। चलिए, आप लोग गद्यांश पढ़ें, गद्यांश में ही सारे गद्यांश के ही सारे ऑप्शनों को यहाँ पे रखा गया है, तो इसका आंसर आप लोग बताएंगे। तो यहाँ पे गुप्त जी के संस्कार सामंतीय थे, ये वाला जो है सही है ऑप्शन, बाकी सभी गलत है, ठीक। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या है। आधुनिक हिंदी दर्शन, गांधी युग की काव्य चेतना, प्रेमचंद का साहित्य, मैथिली शरण गुप्त का काव्य। बात करते हैं गद्यांश के शीर्षक की। तो गद्यांश का शीर्षक मैथिली शरण गुप्त के काव्यों की चर्चा किया गया था। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। जहाँ भी आप देखे होंगे, पढ़े होंगे, वहाँ पर मैथिली शरण गुप्त या गुप्त काल का जिक्र किया गया था, ठीक। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पाँचवें प्रश्न में है, भरोसे में शब्द का कौन सा रूप है। ये भरोसे शब्द जो लिखा गया है, जिसमें विशेषण है ये या क्रिया विशेषण है, संबंध बोधक है या समुच्चय बोधक है, ये बताना है। तो इसमें जो है आपका संबंध बोधक है भरोसे, ठीक। तो ऑप्शन नंबर सी संबंध बोधक इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन सही होने के साथ इसके बढ़ते हैं छठवें नंबर की तरफ। और छठवां प्रश्न है जिसमें पूछा गया है कि 4 वाक्यों में 3 त्रुटिपूर्ण है और जो त्रुटि रहित वाक्य है उसको छांटकर चिन्हित करना है। चलिए देखते हैं कौन सा त्रुटि रहित है, मतलब शुद्ध शब्द है। चलिए पढ़ते हैं। तो यहाँ पे बी ऑप्शन देख रहे होंगे आप लोग, ऑप्शन पढ़े होंगे, तो बी ऑप्शन आपको जो मिल रहा होगा, गीतों की एक पुस्तक ला दीजिए, ठीक। तो यहाँ पे बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। पूर्ण विराम यहाँ पे लग जाना चाहिए, सब में लगना चाहिए, ठीक, ध्यान रखिएगा। चलिए, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर इसका होगा। अगला प्रश्न है, मक्षिका शब्द का तत्सम शब्द कौन सा होगा। मछली होगा, मक्खी होगा, मच्छर होगा या फिर मिट्टी हो जाएगा। 7वें में मक्षिका का तत्सम शब्द बताना है। वैसे देखा जाए तो मक्षिका एक तत्सम शब्द ही है, इसका तद्धम
अच्छा, यहाँ पे पूछा गया है कि मक्षिका जो है किसका तत्सम शब्द है, यानी कि तद्भव बताना है। ठीक, चलिए, अच्छा प्रश्न, सही प्रश्न है, गलत नहीं है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सही होगा वो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। मक्खी जो है ये इसका जो है तत्सम शब्द मक्षिका है। ठीक, तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, मक्खी। अगला प्रश्न है, वाक्यांश का एक शब्द बनाना है। जो वाक्य लिखा गया है, जिसके हृदय में ममता नहीं है, उसके लिए एक शब्द क्या होगा। ये ममता जिसके हृदय में नहीं है, निर्मम कहेंगे, निर्दय कहेंगे, निर्भय कहेंगे, या फिर निहृदय कहेंगे उसको। आठवें का, तो जिसके हृदय में ममता ना हो उसको निर्मम कहते हैं। ऑप्शन नंबर पहला इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक, चलिए, आप लोग नोटबुक और पेन साथ में रखें, जो इंपॉर्टेंट है उसको नोट करते चलें। 9वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। इसमें है, वधु का बहुवचन रूप क्या होगा। वधु का बहुवचन रूप कौन सा होगा। ए बी सी डी, सब में वधु का बहुवचन ही दिया गया है, तो कौन सा सही है इसमें। तो सी ऑप्शन इसका वधुएं, ये ऑप्शन राइट आंसर होगा। ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, चलिए, इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, पंच शब्द का अनेकार्थी शब्द कौन सा नहीं है। यहाँ पे नहीं पूछा गया है। 5 है, ग्राम सरपंच है, निर्णय करने वाला है, या फिर पंचानन है। अनेकार्थी शब्द नहीं है पंच का, ये पूछा गया है इसमें। 10वें नंबर में ऑप्शन नंबर डी, ये पंचानन जो है ये ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ये इसका समान अनेकार्थी शब्द जो है नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और ये अगर बात करते हैं पंचानन किसका अनेकार्थी शब्द है, तो ये सिंह है, शिव है, प्रकांड है, विद्वान है, इसके सारे हो जाएंगे। ठीक, तो यहाँ पे डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, कमल का पर्यायवाची शब्द बताना है। अंबर होगा, दिनकर होगा, नीरज होगा, या पुष्प। ये जी प्रश्न है। तो कमल का पर्यायवाची नीरज होता है, सभी को मालूम है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लेते हैं 12वें को। 12वें प्रश्न में पूछा गया है कि कौन सा ज्ञानश्रयी शाखा के कवि हैं। कबीरदास जी, तुलसीदास जी, रहीमदास जी, मलिक मोहम्मद जायसी जी। तो ज्ञानश्रवी शाखा के कवि के रूप में जिन्हें जाना जाता है वो कौन है। और यहाँ पे बात करते हैं ज्ञानश्रवी, तो इसके जो कवि हैं ये कबीरदास जी को माना जाता है। ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पे पहला ही कबीरदास राइट आंसर होगा। वहीं पे बात करते हैं तुलसीदास की, तो तुलसीदास राम भक्ति शाखा के कवि माने जाते हैं। और कृष्ण की भक्ति के शाखा जो रहे हैं वो हमारे रहीमदास जी को माना गया है। ठीक, और जायसी की बात करते हैं तो ये प्रेमा व्याख्यान के कवि माने जाते हैं। ध्यान रखिएगा, सभी पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर पहला जो ज्ञानश्रवी शाखा के कवि हैं वो ऑप्शन नंबर पहला कबीरदास जी हैं। ठीक, चलिए बढ़ते हैं आगे के प्रश्नों की तरफ। अगला प्रश्न है, पाश्चात्य शब्द का विलोम शब्द कौन सा है। 13वें में जो ऑप्शन सही होगा वो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। पौरस्तत जो लिखा गया है ये पाश्चात्य शब्द का विलोम शब्द हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है 14वां प्रश्न। 14वें प्रश्न में है, हिंदी की ये शा दो शब्द लिखा गया है। एक मिनट, ये बड़ा शा जो लिखा गया है इसकी ध्वनि कौन सी है। मूर्धन्य है, तालव्य है, दंत्य है, उष्ट है। 14वें नंबर में तो यहाँ पे बात करते हैं इस सा की, तो ये सा जो है ये सा तालव्य ध्वनियों के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर इसका जो सही होगा जो है बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, और ये स्पर्शी व्यंजनों के चा श्रेणी के सभी अक्षर इसमें भी शामिल होते हैं, तो यहाँ पे बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, तद्भव शब्द का चयन कीजिए। प्यास, प्रांगण, द्वेग, अगला फिर आश्रम। तो इसमें कौन सा शब्द तद्भव शब्द है। तो प्यास शब्द जो लिखा गया है ये तद्भव है, पहला ही ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। जी प्रश्न आगे बढ़ते हैं आगे की तरफ। और ये संस्कृत के प्रश्नों को हम लोग स्किप करेंगे। ठीक, और अगर आप लोग को सॉल्व करना है इसके प्रश्नों को तो हमारे टेलीग्राम चैनल द मास्टर प्रकाश क्लासेस को फॉलो कर लीजिए सर्च करके, और वहाँ से इसके प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, वहाँ पे सभी पीडीएफ के सारे क्वेश्चन 150 क्वेश्चनों को आपको देखने के लिए वहाँ मिल जाएगा। तो इंग्लिश का ये क्वेश्चन लेते हैं और ऑप्शन को हम बताएंगे, आप लोग इसको पढ़िएगा और मिलान कर लिएगा हमारे साथ। तो यहाँ पे स्पेस जो लिखा गया है खाली जगह है, यहाँ पे फिल करना है। ठीक, चलिए, तो यहाँ पे कौन सा स्थान पे भरा जाएगा, कौन सा शब्द, ये बताना है। तो इसमें
जो भरा जाएगा, अफर्ड भरा जाएगा, ये एक वर्ब है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए डी ऑप्शन सही होने के साथ 27 नंबर पे चलते हैं। और 27 नंबर का प्रश्न जो है इसमें कौन सा शब्द होगा? अच्छा 1 मिनट, कुछ ऊपर प्रश्न छूट रहा है क्या, देखते हैं। नहीं ठीक है, चलिए 25 तक था, 26 में से लेते हैं। 27 नंबर पे डायरेक्ट इनडायरेक्ट इसमें बनाना है। यहाँ पे शब्द लिखा गया है और इसको जो है आप लोग बनाइए कौन सा इसका बन जाएगा। 27 नंबर में जो सही होगा, जैसे कि लिखा गया है अभय सेड कामा इन्वर्टेड कामा के अंदर में लिखा गया आई विल गो टू सूरत टुमारो। तो इसका जो क्या कहते हैं इनडायरेक्ट बनाएंगे तो ये पहला ही ऑप्शन बनेगा, अभय सेड दैट ही वुड गो टू सूरत द नेक्स्ट डे। ऑप्शन नंबर इसका पहला ही राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, और इस प्रश्न में जो भी पूछा गया है आप लोग कमेंट करके बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन और इस जो है क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। यदि इसमें कोई भी सही नहीं होता है तो वहाँ पे नो इम्प्रूवमेंट लिख सकते हैं, डी ऑप्शन के रूप में उसको बताया जाएगा। तो यहाँ पे नीड ऑप्शन नंबर जो है, यहाँ नीड लिखा गया है, नीड ना लिख करके यहाँ पे नीड लिखा जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है पहला ही राइट आंसर होगा। ठीक, नीड्स गलत है, नीड जो है सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 29, ये एक्टिव और पैसिव का क्वेश्चन है। ये यहाँ से प्रश्न है और इसको आप लोग को बनाना है। चलिए लिखा गया है दे आर गोइंग टू वॉच ए ड्रामा टुमारो। पश्चिम में बदलना है, कौन सा हो जाएगा? वॉइस चेंज करना है इसका। पहला ही ऑप्शन सही होगा, अ ड्रामा इज गोइंग टू बी वॉच बाई द टुमारो। ऑप्शन नंबर इसका जो है पहला ही राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न में यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक करना है, यानी कि खाली स्थान पे भरना है। इस नंबर का तो यहाँ पे रिजॉर्ट भरा जाएगा, सी ऑप्शन इसका रिजॉर्ट सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सिनोनिम को ढूंढना है। ये शब्द जो लिखा गया है इसका सिनोनिम कौन सा होगा? तो इसका सिनोनिम जो होगा वो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। सी ऑप्शन सही होने के साथ 32 नंबर 31 नंबर में जो सही होगा वो डी ऑप्शन सही होगा। ठीक, ये गलत था, ये नहीं सही होगा, ये सही होगा, एक्सपोजिट से सही हो जाएगा। इसका सिनोनिम पूछा गया था। ठीक, ध्यान रखिएगा। इसके साथ अगले प्रश्नों की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न 32 में जो प्रश्न है इसको अरेंज करना है। चलिए PQR ये जो शब्द लिखे गए हैं, वाक्य लिखे गए हैं, इसको अरेंज करना है। कौन सा वाक्य जो है पहले आएगा? ठीक, तो यहाँ पे PRQ पहले ये लिखा जाएगा, इन 2017 वंस लॉ एंड अदर इज restored thought no टाइम फ्रेम हैज़ बीन सेट। ऑप्शन नंबर इसका पहला ही राइट आंसर हो जाएगा, PRQ सही होगा। इसी के साथ बढ़ेंगे अगले प्रश्नों की तरफ। और अगले प्रश्न में है, चलिए क्वेश्चन पढ़िए और ऑप्शन कौन सा सही होगा इसका ये बताना है। 33 में पहला ही ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, स्वीपिंग ऑप्शन पहला राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न 34, करेक्ट स्पेलिंग कौन सी इसमें करेक्ट स्पेलिंग सही है किस शब्द की ये बताना है। 34 नंबर में तो यहाँ पे ट्रेडर्सर बी ऑप्शन ट्रेडर्सर सही है, बाकी सभी गलत हैं। ठीक, तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि यहाँ कहा गया था कि करेक्ट स्पेलिंग को ढूंढना है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 35 नंबर प्रश्न है, सब्स्टिट्यूट फ्रेज को ढूंढना है। तो यहाँ पे जो शब्द वाक्य लिखा गया है, टू ट्रेड विथ क्रुएल्टी और वायलेंस। ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है, कौन सा सही होगा? तो बी ऑप्शन इसका एब्यूज सही हो जाएगा। ऑप्शन बी एब्यूज बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है 36 से लेकर के 40 नंबर तक, ये जो पैसेज के रूप में आपको दिया गया है इसका जो है आप लोग को आंसर देना है। पैसेज पढ़ लीजिए, उसके बाद जो है बढ़ेंगे आगे। आगे भी पढ़ लीजिए पैसेज को। चलिए उम्मीद है कि पढ़ लिए होंगे। आगे बढ़ते हैं, और ये थोड़ा लंबा पैसेज है। चलिए देखिए,
उम्मीद है कि पढ़ लिए होंगे। अगर नहीं पढ़ पा रहे होंगे तो वीडियो को आराम से रोक करके आराम से पढ़ लीजिएगा, ठीक। चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 36 नंबर का पैसेज पढ़े हैं, कौन सा ऑप्शन सही होगा बताइएगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में उत्तर देते रहेंगे, जिससे कि आपको जो है, अगर पैसेज पढ़ लेते हैं अच्छी तरह से, तो हो सकता है पैसेज देखने को मिल जाए एग्जाम में। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो सही होगा 36 नंबर का, वो सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। इस प्रश्न का सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। 37 नंबर की तरफ बढ़ते हैं। 37 नंबर में जो सही होगा वो पहला ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए मिलान कर लीजिएगा। आप लोग पैसेज पढ़े होंगे और हमारे साथ क्वेश्चन को मिलान कर लीजिएगा। हम थोड़ा तेज़ी के साथ चलते हैं। 38 नंबर पे चलते हैं। तो 38 नंबर का जो सही होगा वो इसका, इस शब्द का, पैसेज में ये शब्द जो लिखा गया है इसका सिनोनिम बताना है। तो ये पहला ही ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है 39 का, तो इसमें डी ऑप्शन सही होगा, मिलान कर लीजिएगा। इसी के साथ अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 40 नंबर प्रश्न है, तो इसमें सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। सी ऑप्शन सही होने के साथ अगला प्रश्न जो पोर्शन है, ये विज्ञान के पोर्शन का जो है सवाल आ गया है। तो यहाँ पे 41 का ऑप्शन क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें है, जल का क्वथनांक उच्च तुंगता पर किस कारण से घट जाता है? निम्न तापमान पर, या फिर निम्न वायुमंडलीय दाब पर, या उच्च तापमान पर। अगला है उच्च वायुमंडलीय दाब पर। तो यहाँ पे क्वथनांक की जो उच्च तुंगता होती है, ये जो घट जाती है जल का क्वथनांक, ये आपका घटता है निम्न वायुमंडलीय दाब के कारण। ऑप्शन नंबर जो सही होगा बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन सही होने के साथ लेते हैं 42 नंबर प्रश्न को। इसमें पूछा गया है कि शीतलन की दर किस पर निर्भर करती है? प्रश्न अच्छे लिए गए हैं। इस प्रैक्टिस सेट में आप लोग कमेंट करके उत्तर को देते रहें। तो यहाँ पे शीतलन की दर जो निर्भर करती है वो किस पे निर्भर करती है, ये बताना है। तो यहाँ पे बॉडी और उसके आसपास की चीज़ें के बीच तापमान में अंतर पर, ये भी सही है, बिल्कुल सही है ये। अगला है विकिरणकारी सतह की प्रकृति पर, ये भी सही है। अगला विकिरणकारी सतह का क्षेत्र जिस प्रकार से होगा वो, ये भी सही है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन उपयुक्त सभी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। 42 का बढ़ते हैं 43 की तरफ, और इसमें है शीतकाल में हैंडपंप का पानी गर्म होता है क्योंकि। चलिए देखते हैं। आप लोग देखे होंगे कि जब ठंडी होती है तो जब हैंडपंप को चलाया जाता है तो उसमें से पानी जो है गर्म आती है, ऐसा क्यों होता है, यही पूछा गया है। चलिए तो क्या होता है पहले ही बता देते हैं थोड़ा, कि क्या होता है कि वायुमंडल हमारा जो होता है, पर्यावरण, ये ठंडा होता है, लेकिन ज़मीन की या धरती के अंदर से आने वाली जल जो होते हैं वहाँ का तापमान तो समान ही होता है। तो इसलिए जो है हैंडपंप का पानी जो होता है गर्म फील होता है, ठीक। तो चलिए देखिए ऑप्शन कौन सा इसमें मेल खाता है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन अगर देखते हैं हम लोग, तो यहाँ पे लिखा गया है पृथ्वी के भीतर तापमान वायुमंडल के तापमान से अधिक होता है, सही प्रश्न है। तो यहाँ पे जो है बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए इसी के साथ अगला प्रश्न है। अगले प्रश्न में है, किसकी प्रखनली में अमोनिया क्लोराइड तथा सोडियम क्लोराइड गर्म करना जो है किसका उदाहरण है? खुली प्रखनली, बंद प्रखनली, संभारिक प्रखनली, या फिर संतापित प्रखनली। तो जिसमें कौन सी प्रखनली है जिसमें अमोनिया क्लोराइड तथा सोडियम क्लोराइड को गर्म किया जाता है? तो ये पहला ही खुली प्रखनली का उदाहरण होगा। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट ही राइट आंसर होगा, ए ऑप्शन। अगला प्रश्न है, किसे ठोस साल का उदाहरण कहेंगे? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को, फीम को, रंगीन रत्नों को, या फिर रबर को। 45 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। रंगीन रत्नों को जो है ठोस साल का उदाहरण कहेंगे। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, अमेरिका द्वारा जापान के ऊपर जो 2 परमाणु बम गिराए गए थे उनके नाम क्या थे? अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए बताइए, जो अमेरिका के द्वारा नागासाकी, हिरोशिमा और नागासाकी पर जो बम गिराए गए थे उनका दोनों का नाम क्या था? तो यहाँ पे जो पहला बम गिरा था उसका लिटिल बॉय और दूसरे का फैट मैन नाम था, ठीक। तो ऑप्शन नंबर पहला इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन इसका फर्स्ट सही ऑप्शन हो जाएगा। इसी के साथ बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है,
किसी व्यक्ति की आंखों का भूरा, नीला तथा काला रंग किस विशेष रंजक की उपस्थिति पर आधारित होता है? आप लोग देखे होंगे किसी की आंखों का रंग जो होता है, ये सभी जो यहाँ पे लिखे गए, जैसे भूरा हो गया, नीला हो गया, काला हो गया, आप सब प्रकार के देखने के लिए मिलता है। तो ये किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो यहाँ पे ये आयरिस जो होता है, ये इसकी उपस्थिति के कारण होता है। ऑप्शन नंबर सी आयरिस इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, रक्त के थक्के के निर्माण में किस एंजाइम की युक्तिकरण अथवा जुड़ाव होता है? पेप्टेज है, पेप्सिन है, रेनिन है या फिर एमाइलेज है? 48 का ऑप्शन नंबर बी पेप्सिन। यहाँ पे जो एंजाइम पेप्सिन एंजाइम है, इसी के कारण रक्त के थक्के का निर्माण होता है। ऑप्शन नंबर इसका जो सही है बी ऑप्शन पेप्सिन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हीमोग्लोबिन में सम्मिलित धातु कौन सी है? तांबा है, मलिब्डेनम है, लोहा है या फिर मैग्नीशियम है? लोहे को ही आयरन कहते हैं, ठीक। तो 49 नंबर का ऑप्शन नंबर जो सही होगा। अगर बात करते हैं हीमोग्लोबिन की, तो हीमोग्लोबिन जो होता है उसमें ये आयरन होता है, लोहा जिसको कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। और ये जो इसका जो स्रोत होता है वो हरी पत्तेदार सब्जियां होती हैं, ठीक। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। 50 नंबर प्रश्न है, इसमें शब्द जो RH लिखा गया है, इसका फैक्टर संदर्भित क्या करता है? चलिए देखते हैं। रिसर्च फैक्टर के कारण या फिर र्यूमाटियड फैक्टर या फिर कारक, फिर अगला बिग फैक्टर, रोम्बिक फैक्टर। तो RH का पूरा नाम है यहाँ पे ये बताना है, ठीक। 50वें में तो यहाँ पे इसका पूरा नाम जो है ये रिसर्च फैक्टर होता है, ठीक। ये कारक है। ऑप्शन नंबर पहला इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि RH का पूरा नाम है, ठीक। याद रखिएगा, तो पहला ऑप्शन इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। और ये गणित के प्रश्न हैं, यहाँ पे गणित के प्रश्नों को हम लोग स्किप करेंगे। और अगर आप लोग को इसके सलूशन को देखना है, हमारे सर के द्वारा जो है सुबह की क्लास में पढ़ाया जाता है। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन की घंटी को दबा लीजिए, जिससे कि नोटिफिकेशन समय समय से मिलता रहे। और अगर नहीं देखना चाहते, PDF को चाहते हैं, तो हमारे टेलीग्राम चैनल द मास्टर प्रकाश क्लासेस टेलीग्राम चैनल को जा करके वहाँ से सर्च करके फॉलो कर लीजिए। वहाँ से इसके सभी PDF को आप लोड करके जो है सॉल्व कर सकते हैं। बढ़ते हैं हम अगले पोर्शन की तरफ, और अगला पोर्शन जो है हमारा वो देखते हैं, ये पर्यावरण का होगा, ठीक। ये पर्यावरण एवं सामाजिक अध्ययन का है, ठीक। तो इसका पहला प्रश्न जो है वो पहला प्रश्न यानी 71 का प्रश्न है, वैदिक देवता इंद्र किसके ईश्वर थे? पवन के, शाश्वतता के या फिर वर्षा एवं वज्र के? अगला है अग्नि के। 71 का ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? वैदिक देवता इंद्र किस जो है ये ईश्वर किसके ईश्वर थे? तो यहाँ पे जो ऑप्शन सही हो जाएगा आपका वो ऑप्शन सी सही होगा। ये वर्षा एवं वज्र के ईश्वर या भगवान कहे जाते थे। ऑप्शन नंबर जो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। वैदिक देवता के रूप में ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, कागज का भारत में आगमन किस सदी में हुआ? 12वीं सदी, 13वीं सदी, 14वीं सदी या फिर 15वीं सदी? तो हमारे यहाँ जो ये पेपर कागज का आगमन हुआ था भारत में, ये कौन सी सदी में हुआ था? इस प्रश्न में यही पूछा गया है। चलिए देखते हैं। 72 में तो भारत में कागज का आगमन 13वीं सदी जो है शताब्दी में माना जाता है। ऑप्शन नंबर इसका भी राइट आंसर हो जाएगा, 13वीं शताब्दी। अगला प्रश्न है, आप लोग कमेंट करके जो है अपने उत्तर को कमेंट बॉक्स में लिखते रहें, और नोटबुक पे साथ इस प्रश्न को, जैसे ऊपर के प्रश्न, ये सारे प्रश्न को लिखते रहें, ठीक। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। आराम हराम है, यह प्रसिद्ध कथन जो है किससे संबंधित है, यानी कि किसके द्वारा ये शब्द कहा गया है? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, महात्मा गांधी के द्वारा, लाला लाजपत राय के द्वारा या फिर बाल गंगाधर तिलक के द्वारा? तो आराम हराम है ये हमारे जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कहा गया था। ऑप्शन नंबर पहला इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है 74 का, विश्व का एकमात्र तैरने वाला राष्ट्रीय उद्यान काबुल लमजाओ नेशनल पार्क, इसमें लिखा गया है केबुल लमजाओ, ठीक। नेशनल पार्क कहाँ पे स्थित है? मणिपुर में, मिजोरम में, मेघालय में, नागालैंड में। और ये दुनिया का एकमात्र है जो तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान के नाम से प्रसिद्ध है, ठीक। तो ये पहला ही ऑप्शन ये मणिपुर में स्थित है। ऑप्शन नंबर इसका पहला ही राइट आंसर हो जाएगा, मणिपुर।
इसी के साथ अगला प्रश्न है, सबसे लंबी रेखा वाला राज्य कौन सा है? गुजरात है, महाराष्ट्र है, आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है। तो सबसे लंबी भारत की समुद्री तटरेखा बनाने वाला राज्य कौन सा है? यहाँ कहा नहीं गया है समुद्री तटरेखा, लेकिन आप लोग को जानना है। ठीक, तो चलिए कौन सा होगा इसका ऑप्शन बताइए। तो भारत की सबसे लंबी तटीय रेखा जो 1600 किलोमीटर की जो है रेखा बनाती है, वो आपका गुजरात राज्य सही हो जाएगा। पहला ही ऑप्शन गुजरात बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यही जो है समुद्री तट से सबसे अधिक लंबी रेखा बनाती है। ठीक, तो पहला ही ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं 76 की तरफ। तो भूमध्य सागरीय प्रदेशों में पेड़ों पर चढ़ी लताओं को क्या कहा जाता है? लिनी लीनिया कहा जाता है, लाइकेन कहा जाता है, पटाना कहा जाता है, या फिर लोंगजे कहा जाता है। चलिए देखते हैं। 76 का ऑप्शन नंबर पहला ही लीनिया के नाम से इसे जाना जाता है। तो फर्स्ट ही ऑप्शन पहला राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश कितना है? 70 अंश है, 80 अंश है, 90 अंश है, 100 अंश है। तो दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश 90 डिग्री गोलार्ध की बात करते हैं तो ये उत्तरी एवं दक्षिणी में 180, जिसको 90 + 90 होते हैं। ठीक, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो सही हो जाएगा वो 90 राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे सी ऑप्शन इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, 90 अंश। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के लिए नामित या निर्वाचित प्रथम फिल्म अभिनेत्री कौन थी? नरगिस दत्त, बैजंतीमाला, हेमा मालिनी, या फिर जयललिता? ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे लिखा गया है कि राज्यसभा के लिए नामित या निर्वाचित प्रथम अभिनेत्री, तो ये जो थी प्रथम अभिनेत्री ये हमारी नरगिस दत्त जी थी। ऑप्शन नंबर जो है पहला ही नरगिस दत्त, इस ऑप्शन राइट सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन संघ राज्य क्षेत्र नहीं है? चंडीगढ़ है, पांडिचेरी है, लक्षद्वीप है, त्रिपुरा है। तो यहाँ पे संघ राज्य क्षेत्र इसमें कौन सा नहीं है? तो यहाँ पे ये बात करते हैं अगर त्रिपुरा की, तो त्रिपुरा एक राज्य के रूप में है, ना कि केंद्र शासित प्रदेश। संघ राज्य क्षेत्र का तात्पर्य है कि जो है केंद्र शासित प्रदेश कह सकते हैं। तो ठीक, यहाँ पे डी ऑप्शन जो सही है, त्रिपुरा ये एक राज्य है, ना कि केंद्र शासित प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं 80 नंबर की तरफ। तो इस प्रश्न में पूछा गया है कि भारत की जनसंख्या में निरंतर वृद्धि से किसके विकास में गंभीर अड़चनें आई हैं? आर्थिक या फिर सामाजिक आर्थिक, अगला है राजनीतिक, या फिर जनकीय। ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है 80 नंबर का, बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पे ये राजनीतिक अड़चनें आई हैं, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, बढ़ते हैं अगले पोर्शन की तरफ। तो ये शिक्षण कौशल का पोर्शन है और इसका पहला प्रश्न जो है वो पूछा गया है कि अधिगम से संबंधित किसी विद्यार्थी की समस्याओं का सबसे अच्छा उपचार क्या होता है? कठोर परिश्रम का सुझाव होता है, ग्रंथालय में निरीक्षित अध्ययन होता है, या फिर निजी शिक्षण का सुझाव होता है, निदानात्मक शिक्षण होता है? तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, जो कि निदानात्मक शिक्षण जो होता है। एक मिनट, क्या हो रहा है? ठीक, तो निदानात्मक शिक्षण जो होता है यही अधिगम से संबंधित सबसे विद्यार्थी के लिए सबसे अच्छी उपचार होता है। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं 81 की तरफ। 81 हो गया, 82 की तरफ बढ़ते हैं। किसको अनुप्रेरित शिक्षण के एक संकेत के रूप में विवेचित किया जाता है? ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है, बताइए कमेंट करिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो 82 नंबर का ऑप्शन जो सही हो जाएगा वो सही है, सी ऑप्शन। इसमें विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना ही जो है सबसे इनको जो है अनुप्रेरित शिक्षण का संकेत है। ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। लेते हैं अगले प्रश्न को। अगले प्रश्न में है, अध्ययन का उच्चतम स्तर कौन सा है? श्रृंखला अध्ययन है, समस्या समाधान अध्ययन है, उद्दीपन अनुक्रिया अध्ययन है, या फिर सतत प्रतिवर्त अध्ययन है?
अध्यापन का उच्चतम स्तर की बात करते हैं तो ये जो उच्चतम स्तर है ये समस्या समाधान अध्ययन होता है। ऑप्शन नंबर इसका जो सही होगा वो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, तो बी ऑप्शन सही होने के साथ लेते हैं अगले प्रश्न को। अगले प्रश्न में है तो प्रश्न बड़ा है, पहले प्रश्न को पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर ऑप्शन को देखा जाए। ठीक, तो चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। इसमें पूछा गया है कि आप अपने छात्रों को कोई चलचित्र दिखाने ले जाते हैं जिसमें क्या है प्रेतात्माओं से संबंध में घटनाओं को चित्रित किया है। उसके बाद छात्र इन सबको मानने लगते हैं, तो आप ऐसी स्थिति में क्या करेंगे? प्रेत आत्माओं की बात आ गया तो कंफ्यूज हो गए हमें। चलिए देखिए ऑप्शन कौन सा सही होगा इसका। तो यहाँ पे बात करते हैं तो ये जो सही होगा ऑप्शन ये सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। वैज्ञानिक आधार पर इसका विश्लेषण करेंगे। ठीक, अगर वो मानने लगते हैं विद्यार्थी जो है तो इसका वैज्ञानिक आधार पर इसका विश्लेषण किया जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है 85 में पूछा गया है कि कौन सा पद श्रेष्ठ नागरिक गुणों को विकसित करने का उपाय नहीं हो सकता। तो चलिए देखिए कौन सा ये गुण है या उपाय है जो नागरिक गुणों को विकसित करने का उपाय नहीं हो सकता। ऑप्शन पढ़िए, क्वेश्चन तो हम लोग पढ़ ही लिए हैं। चलिए दिख रहा होगा ऑप्शन आपको। तो यहाँ पे अगर बात करते हैं छात्रों को सत्य, तथ्य, कल्पना एवं झूठ में विवेकशील भेद करने का प्रशिक्षण दिया जाए। ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ अगला प्रश्न है, इसमें पूछा गया है कि शिक्षक द्वारा अध्यापन के लिए उपयोग की जाने वाली तकनीकी में शामिल कौन सा है। चलिए ऑप्शन दिख रहा होगा। व्याख्यान है, पारस्परिक क्रिया आधारित व्याख्यान है, या फिर सामूहिक कार्य है, या फिर स्वाध्याय है। 86 का जो ऑप्शन सही होगा पहला ही ऑप्शन सही हो जाए। ये व्याख्यान जो है बिल्कुल इसमें शामिल जो है तकनीकी होगी। क्या हो रहा है मोबाइल हैंग। तो पहला ही ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, एक मिनट, ये कूटनीति का प्रश्न है भाई। तो इसमें पहला, दूसरा, तीसरा सही होगा। ठीक, यानी ये भी सही होगा, ये भी और ये भी, यानी कि स्वाध्याय नहीं सही होगा, बाकी ये सही हो जाएगा। ठीक, तो फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, पहला ही सही होगा। इसमें नंबरिंग होना चाहिए था यहाँ पे, लेकिन ऑप्शन लिखा गया है ना, इसलिए थोड़ा कंफ्यूज हो गया। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न में है बहुशिक्षण शास्त्रीय तकनीकें वर्गीकृत अधिगम सामग्री, बहुआकलन तकनीकें तथा परिवर्तनीय जटिलता एवं सामग्री का स्वरूप किससे संबंध है। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे है। ये किससे संबंध है? तो ये जो संबंध है विभेदित अनुदेशन से संबंध है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है अधिगम क्षमता किससे प्रभावित नहीं होती है। अधिगम क्षमता जो सब प्रभावित नहीं होती है, आनुवांशिकता है, वातावरण है, प्रशिक्षण शिक्षण है, या फिर राष्ट्रीयता है। तो यहाँ पे राष्ट्रीयता आप लोग देख रहे होंगे, तो ये इससे प्रभावित नहीं होती है, बाकी तीनों ऑप्शन से प्रभावित होती है। तो डी ऑप्शन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। लेते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है 89। इसमें पूछा गया है कि प्रतिभाशाली अधिगमकर्ताओं के लिए क्या अनुचित है समुचित है। चलिए थोड़ा छोटा करते हैं जिससे कि पढ़ाने में दिक्कत ना हो और सब बराबर दिखे। चलिए दिख रहा होगा। तो इसमें सी ऑप्शन सही होगा, जो कि इसमें लिखा गया है कि अपनी उच्च स्तरीय संवेदनात्मकता के कारण वे भी निम्न श्रेणी पर हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर इसका जो सही होगा सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यदि आप तथा किसी अन्य शिक्षक के बीच किसी कारण से विचारों में मतभेद हो जाता है तो क्या उचित समझेंगे। 90 नंबर का ऑप्शन नंबर जो सही होगा वो पहला ही ऑप्शन सही होगा। आपस में मिलजुल कर उसका कारण जानने का प्रयास किया जाएगा। ऑप्शन नंबर पहला ही इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, ए सही होगा। अगला प्रश्न है बाल मनोविज्ञान का, और बाल मनोविज्ञान के प्रश्नों की बात करते हैं। तो इसमें पहला प्रश्न जो है इसमें पूछा गया है कि एक बच्चा ईर्ष्या का प्रदर्शन करता है तो वो कौन सी उसकी उम्र होगी। 6 माह की आयु में, 12 माह की आयु में, या फिर 18 माह की आयु में, या 24 माह की आयु में।
81 में बच्चों में अनुभव एवं उनके साथ किए गए कार्यों के प्रति व्यवहार संदर्भित करने की जो सबसे उपयुक्त समय होता है वह 12 माह की आयु मानी जाती है। इसमें ऑप्शन नंबर जो है बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। 12 वर्ष की आयु में ये बच्चा जो है ईर्ष्या का प्रदर्शन करने लगता है। ठीक, तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अधिकांश बालक अपनी मातृभाषा सीख लेते हैं कितने वर्ष में? 1 वर्ष की आयु में, 4 वर्ष की आयु में, 6 वर्ष की आयु में या फिर 2 वर्ष की आयु में? यहाँ पे मातृभाषा का बात किया गया है। तो मातृभाषा जो होती है, जो बालक सीखते हैं, वो अधिकांशतः जो है 6 वर्ष की आयु में सीख लेते हैं। ऑप्शन नंबर जो है सी स्पष्ट का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कक्षा कक्ष में शिक्षक प्रयास करता है, किस चीज़ का प्रयास करता है? चलिए ऑप्शन पढ़िए और आंसर को दीजिए। छात्रों को अनुभव प्रदान करने का, सही बात है। छात्रों को सहायक अधिगम वातावरण देने का, ये भी सही है। छात्रों को चिंतन का अवसर देने का, ये भी सही है। तो यहाँ पे उपयुक्त सभी डी ऑप्शन स्पष्ट का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, तो डी ऑप्शन सही होने के साथ लेते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, बालक विविध प्रकार से सीखते हैं। चलिए देखते हैं विविध प्रकार से सीखते हैं तो इसमें क्या होगा? शिक्षक के भाषण द्वारा, उसके बाद फिर प्रयोग द्वारा, विवेचन द्वारा, प्रश्न पूछकर, क्रिया करके तथा चिंतन करके, ये सही है। इसमें सभी ऑप्शन नहीं सही होगा। ठीक, तो यहाँ पे जो सही होगा बी ऑप्शन एक बिल्कुल राइट आंसर है और पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक, चलिए तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न लेते हैं, 6 से 11 वर्ष की आयु वर्ग के छात्रों की आवश्यकता क्या होती है? तो यहाँ पे इनकी जो आवश्यकता होती है वो कक्षा कक्ष में प्रजातांत्रिक वातावरण की आवश्यकता होती है, ये भी सही है। सीखने के स्वतायत की आवश्यकता होती है, ये भी सही है। क्रिया आधारित अंतः क्रियात्मक अधिगम की जरूरत होती है, ये भी सही है। तो डी ऑप्शन उपरोक्त सभी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। लेते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, शिक्षक के 2 प्रमुख उद्देश्य क्या है? शिक्षा के जो 2 प्रमुख उद्देश्य हैं उसके विषय में बताना है। तो बात करते हैं इसके पहले ऑप्शन की। तो यहाँ पे बालकों के विषयों का ज्ञान व उनका मानसिक विकास करना ही शिक्षा का उद्देश्य है। ऑप्शन नंबर पहला स्पष्ट का राइट आंसर हो जाएगा। लेते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, एक बालक अधिक सीखता है यदि उसे, तो अधिक वो कब सीखा जाएगा, कब सीखेगा? चलिए देखते हैं ऑप्शन को पढ़ने के बाद कौन सा सही होगा। तो यदि क्रिया विधि से पढ़ाया जाए तो बालक अधिक सीखता है। क्रिया विधि का तात्पर्य है कि वो खुद करके सीखे। ठीक, तो यहाँ पहला ही डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आप लोग देखते होंगे या पढ़े ही होंगे कि बालक जो कार्य स्वयं करके सीखता है तो उसमें वो सबसे अधिक मन लगा के कार्य करता है और जो है अधिक सीखता भी है। ठीक, तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नवीन ज्ञान की प्राप्ति किस प्रकार से होती है? तो नवीन ज्ञान की प्राप्ति जो होती है ज्ञान स्थानांतरण के द्वारा होती है, रटने के द्वारा होती है। ये सब ऑप्शन गलत ही है। ठीक, 1 मिनट। तो यहाँ पे ऑप्शन ये सभी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत। अगला है, अनुभव द्वारा नवीन अर्थ ढूंढने के होता है, इसे भी गलत। तो यहाँ पे उपरोक्त में से कोई नहीं, तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। ठीक, इसमें से कोई नहीं सही है, तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, सृजनशील बालक के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है, क्वेश्चन पढ़ लिए होंगे, कमेंट करके आप लोग आंसर बताइए। तो बात करते हैं सृजनशील बालकों के गुण की। तो यह जिज्ञासु होते हैं, साहसी होते हैं, बहिर्मुखी होते हैं, महत्वाकांक्षी होते हैं और नवाचारी के रूप में भी इन्हें जाना जाता है। तो ये बी ऑप्शन सृजनशील बालक और साहसी नहीं होते हैं। ठीक, यही कथन है इसका। 1 मिनट, 99 में ऑप्शन नंबर, सृजनशील बालक जो होते हैं वो साहसी नहीं होते हैं। अच्छा, ये गलत है। ठीक, यहाँ पे सत्य नहीं है, मतलब असत्य पूछा गया है, क्योंकि ये सृजनशील होते हैं लेकिन इसमें कहा गया है कि नहीं होते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 1 मिनट, ये सही होगा। ठीक, गलत है फिर भी सही होगा क्योंकि यहाँ गलत पूछा गया था। बी ऑप्शन सही होने के साथ लेते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, 6 से 11 वर्ष की आयु वर्ग के बालकों की विशिष्टताएँ क्या होनी चाहिए या क्या है? चलिए नीचे जो लिखे गए हैं उसमें पढ़ना है। उम्मीद है कि आपको ऑप्शन दिख रहा होगा। तो यहाँ पे इनकी जो विशेषताएं होती हैं वो विशेषताएं हैं, बालक सीखने में रुचि नहीं रखते हैं। ऑप्शन नंबर जो है इसका डी राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 6 से 11 आयु वर्ग के बालकों की विशेषता बतानी थी। ठीक,
तो यहाँ पे डी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसी के साथ अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न जो सामान्य ज्ञान एवं समसामयिक की घटना का है, इसमें करंट अफेयर को थोड़ा तेज़ी के साथ हम लोग बताएंगे क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है। ठीक, तो आप लोग को केवल देखना है और हमारे आंसरों के द्वारा मिलान करना है। चलिए, पहला है फरवरी 2021 में भारत का पहला जेंडर पार्क एवं म्यूजियम किस राज्य में स्थापित किया गया? तो वो राज्य है आपका केरल। याद कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 102 आर्द्रभूमि के संरक्षण एवं प्रबंधन के लिए भारत का पहला केंद्र किस राज्य में स्थापित किया गया? 102 का ऑप्शन नंबर जो सही होगा बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। ये चेन्नई में जो है स्थापित किया गया है। ठीक, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है वन स्कूल वन IS योजना किस राज्य सरकार के द्वारा प्रारंभ किया गया? अच्छा प्रश्न है। वन स्कूल वन IAS जो योजना प्रारंभ किया गया है, ये योजना है आपका केरल सरकार के द्वारा। तो डी ऑप्शन इस प्रश्न का राइट आंसर होगा केरल। लेते हैं अगले प्रश्न को। जापान द्वारा दुनिया का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर विकसित किया गया है, जिसका नाम क्या है? तियानहे है, टाइटन है, फुगाकू है या फिर फुजित्सु है? तो जापान के नामों की बात करते हैं तो यहाँ पे सी ऑप्शन फुगाकू बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि दुनिया का सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर के रूप में विकसित किया गया है। इसका ये नाम है। ठीक, ध्यान रखिएगा, सी ऑप्शन फुगाकू राइट आंसर है। अगला प्रश्न है 104 हाल ही में प्रकाशित पुस्तक अनदर डजन स्टोरीज किसके द्वारा लिखी गई है? सत्यजीत रे, अरुंधति राय, सलमान रुश्दी या फिर विक्रम संपत? तो यहाँ पे ऑप्शन पहला ही राइट आंसर होगा। ये सत्यजीत रे के द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन पहला इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है किस देश ने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए हरित पहल की शुरुआत की है? तो हरित पहल की जो शुरुआत किया गया है, ये ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर होगा। सऊदी अरब के द्वारा ये पहल की गई है। ठीक, तो डी ऑप्शन सऊदी अरब इसका राइट आंसर हो जाएगा। लेते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है किस अंतरिक्ष एजेंसी ने दुनिया का सबसे बड़ा और शक्तिशाली अंतरिक्ष विज्ञान दूरबीन जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप विकसित कर लिया है? तो ये नाम है जिसको विकसित किया गया है, और ये जो किया गया है वो अंतरिक्ष एजेंसी का नाम है नासा। ये अमेरिका का एक अंतरिक्ष एजेंसी का नाम है, तो याद कर लीजिएगा, नासा के द्वारा ये किया गया है। ऑप्शन नंबर पहला इसका ए राइट आंसर होगा। लेते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है मित्रा स्कीम की शुरुआत किस क्षेत्र के लिए किया गया है? तो ये मित्रा स्कीम जो है, ये क्षेत्र है इसका टेक्सटाइल क्षेत्र। ऑप्शन नंबर इसका सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है किस कंपनी का IPO जारी किया गया? अभी हाल ही में जो है इसका IPO जारी किया गया है, सभी लोग को मालूम है, और वो है अपना LIC का IPO जारी हो गया है। इसमें आप लोग जो है एक आम आदमी अगर चाहे तो अपना शेयर खरीद सकता है। ठीक, और IPO की बात करते हैं तो इसका पूरा नाम जो होता है इनिशियल पब्लिक ऑफर होता है। ठीक, इसमें आम आदमी या पब्लिक जो होती है वो भी अपना शेयर खरीद सकती है। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा LIC। अगला प्रश्न लेते हैं। अगले प्रश्न में है बजट में घोषित शहरी स्वच्छ भारत मिशन 2.0 की अवधि क्या है? तो इसका जो समय काल है वो 2021 से लेकर के 2026 इसका कार्यकाल रखा गया है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हाल ही में किसे RBI के डिप्टी गवर्नर के रूप में चुना गया है? तो RBI के अपने भारत का ये सबसे बड़ा जो है लेन देन बैंक है। ठीक, और ये जो है बैंकों को पैसा देता है, ना कि आम नागरिकों को। तो यहाँ पे जो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा वो ऑप्शन है बी ऑप्शन टी रविशंकर को डिप्टी गवर्नर के रूप में चुना गया है। तो यहाँ पे जो सही होगा बी ऑप्शन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 28 मई 2021 को वर्चुअल रूप से आयोजित भारत यूरोपीय संघ के नेताओं की बैठक की मेजबानी किस देश के द्वारा की गई है? तो ये पुर्तगाल के द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर इसका जो है डी पुर्तगाल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए इसी के साथ अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है हाल ही में वह प्रथम राज्य कौन बना जिसने रियल टाइम डिजिटल फ्लड रिपोर्टिंग एंड फॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम, जिसका पूरा शॉर्टकट नाम है FRIMS का शुभारंभ किया गया? 113वें के ऑप्शन नंबर जो सही हो जाएगा वो सही होगा सी ऑप्शन। ये असम सरकार के द्वारा जो है असम राज्य के द्वारा किया गया है। सी ऑप्शन इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है ला पेरोज नौसैनिक अभ्यास का आयोजन किस देश ने
किया जिसने क्वाड देशों में भी भाग लिया है? चलिए देखते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी फ्रांस राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए इसी के साथ अगला प्रश्न है, भारत का पहला कृषि आधारित सोलर प्लांट कहाँ स्थापित किया गया? तो ये राजस्थान में स्थापित किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। और इसी के साथ ये भी ध्यान रखिएगा कि भारत में जो नवीकरणीय का सबसे ज़्यादा ऊर्जा प्राप्त करने वाला राज्य है वो आपका राजस्थान पहले स्थान पर है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो पहला ही सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 21 मार्च 2021 को जल दिवस के अवसर पर केंद्र सरकार द्वारा किस अभियान की शुरुआत की गई है? ऑप्शन चारों दिख रहा होगा। तो यहाँ पे ये कैच द रेन की शुरुआत की गई है। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कैंसर दिवस 2021 की थीम क्या रही? तो कैंसर दिवस 2021 की थीम जो रही है वो थीम है आई एम एंड आई विल। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, आई एम एंड आई विल। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक द लिटिल बुक ऑफ द इनकरेजमेंट के लेखक कौन है? रस्किन बॉन्ड, अरुंधति राय, दलाई लामा, अनुपम खेर। तो इसके जो लेखक हैं वो दलाई लामा जी है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, दलाई लामा सही है। अगला प्रश्न है, देश का पहला वन चिकित्सक केंद्र किस राज्य में खोला गया? 3 ऑप्शन यहाँ पे है, चौथा ऑप्शन नीचे दिया गया है। वैसे आपको इन्हीं तीनों में मिल जाएगा, तो वो है उत्तराखंड में इसको खोला गया है। ऑप्शन नंबर पहला इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, फरवरी 2021 में भारत सरकार ने किस खाड़ी देश के साथ अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए समझौता किया है? कुवैत है, कतर है, बहरीन है या यूएई है, जिसको संयुक्त अरब अमीरात के नाम से जाना जाता है? तो ये है बहरीन। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, जो अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए समझौता किया गया है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया है? अरुंधति राय सुब्रमण्यम को, या फिर अनामिका को, हरीश मीनाक्षी को, या फिर ज्ञान सिंह को? तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार जो 2020 का दिया गया है, ये दिया गया है आपको आपके अनामिका को। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, अनामिका को। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में ग्लेशियर टूटने से 220 मेगावाट की तपोवन विष्णुगाड परियोजना क्षतिग्रस्त हो गई। यह किस नदी पर निर्मित है? तो ये नदी है धौलीगंगा। ऑप्शन नंबर बी धौलीगंगा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने आयुष्मान भारत योजना के तहत गोल्डन कार्ड बनाने का जो है निर्णय लिया है? तो गोल्डन कार्ड जो है आयुष्मान भारत के तहत ये बनाने का जो निर्णय लिया गया है, ये जो है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा निर्णय लिया गया है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, मार्च 2021 में जारी आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 105, 110, 112, 121। तो इसमें जो भारत का स्थान है वो 121वां स्थान है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे अधिक सुरक्षित सड़कें किस देश की हैं? कनाडा की हैं, फ्रांस की है, नॉर्वे की है, या फिर स्वीडन की है? 125 का सी ऑप्शन, ये नॉर्वे की सड़कें यहाँ पे सबसे सुरक्षित हैं। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, सांस्कृतिक एवं पर्यटन मंत्रालय द्वारा हाल ही में 11वां राष्ट्रीय सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन किस राज्य सरकार के द्वारा किया गया है? राजस्थान, महाराष्ट्र, या फिर उड़ीसा, पश्चिम बंगाल? 126 में ऑप्शन नंबर डी सही होगा। पश्चिम बंगाल की जो ममता बनर्जी जी हैं, इसके द्वारा ये जो है महोत्सव का आयोजन किया गया था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के नए एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? चलिए देखिए कौन से हैं जो उन्हें नियुक्त किया गया है। तो ये मातम वेंकट राव को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर पहला इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जनवरी 2021 में भारत सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बना। तो ये भारत अपना जो है सुरक्षा परिषद का एक अस्थायी जो है सदस्य बन गया है। इसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे नीचे जो है कथन लिखे गए हैं। जैसे पहला है, भारत 2 वर्ष के लिए अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया है। अगला है, भारत 8वीं बार सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बना है। अगला है, भारत के साथ 4 अन्य देश नॉर्वे, मेक्सिको, आयरलैंड और कीनिया भी अस्थायी सदस्य बने हैं। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा।
तो यहाँ पे तीनों ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 8वीं बार भारत जो है इसका अस्थायी सदस्य बना है और ये 2 वर्ष के लिए चुना जाता है। और इसमें इसके साथ नॉर्वे है, मैक्सिको है, आयरलैंड है और कीनिया भी है। ठीक, चलिए डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। लेते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, नए वर्ष के अवसर पर किस देश के प्रधानमंत्री ने अपने राष्ट्रगान के शब्दों में बदलाव करने की घोषणा की है? जापान है, ब्रिटेन है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है। तो उस देश का नाम है ऑस्ट्रेलिया। इस ऑस्ट्रेलिया के संविधान में वहाँ के जो है प्रधानमंत्री के द्वारा राष्ट्रगान में बदलाव की घोषणा की गई है। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, कौन सी भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के 10,000 रन बनाने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बन गई है? तो वो है हमारी मिताली राज जी। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। मिताली राज ने ही एक 10,000 रन बनाने वाली जो है पहली भारतीय खिलाड़ी बन गई हैं महिला क्रिकेट खिलाड़ी के रूप में। ऑप्शन नंबर 20 का मिताली राज राइट आंसर हो जाएगा। 131 नंबर ये रीजनिंग का प्रश्न है, आप लोग इसको मिलान कर लीजिएगा। जो पहला प्रश्न है ये कथन निष्कर्ष का प्रश्न है, तो यहाँ पे हम केवल आंसर को बता देते हैं, आप लोग इसको मिलान कर लीजिएगा। क्वेश्चन पढ़ लीजिए अच्छी तरह से और आंसर को हमारे साथ मिलाइएगा। तो इसका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। ठीक, ये कथन है और ये मान्यताएँ हैं, ये दो सेंटेंस के रूप में। तो ये ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर होगा। ना तो धारण फर्स्ट ही ना ही सेकंड अंतर्निहित है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए बढ़ते हैं 32 नंबर की तरफ। 32 नंबर में है, कौन सी अभाज्य संख्या नहीं है? तो यहाँ पे पहला ही ऑप्शन 1001 जो लिखा गया है ये अभाज्य संख्या नहीं है, पहला राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं। 133 को आप लोग सॉल्व कर लेंगे और सॉल्व करने के बाद जो आएगा बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, 20 आ जाएगा। ठीक, सॉल्व करने के बाद देख लीजिएगा, मिलान कर लीजिएगा। 134 नंबर की बात करते हैं, तो 134 नंबर में जो सही होगा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, यहाँ पे 9 आ जाएगा। ठीक, चलिए और इसमें किया क्या गया है, इसमें 8 का वर्ग करके 1 जोड़ दिया गया है, ये वाले का वर्ग करके जो है 1 जोड़ दिया गया है, तो ये आ गया है। तो इसी प्रकार से 9 का वर्ग करके 1 जोड़ देंगे तो 82 आ गया। ठीक, चलिए अगला प्रश्न लेते हैं 135 नंबर की। तो 135 नंबर में ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे मनोरंजन सही हो जाएगा। जैसे किताब से ज्ञान प्राप्त होता है, उसी प्रकार फिल्म से मनोरंजन होता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है और ये कंप्यूटर के प्रश्न है। इसमें पूछा गया है कि कंप्यूटर की कार्य करने की गति को किस मात्रक से मापा जाता है? मेगाबाइट से, मेगाहर्ट्ज से, 16 बिट से या फिर मिली सेकेंड से? तो कंप्यूटर के कार्य करने की गति को जो मापा जाता है उसका नाम है मेगाहर्ट्ज। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, मेगाहर्ट्ज से मापा जाता है। अगला प्रश्न है 137 का। इसमें पूछा गया है कि कौन सी धन जो है अवस्था युक्ति का उदाहरण है? तो धन अवस्था युक्ति की जो उदाहरण है वो कौन सा है? पेंटोड है, ट्रायोड है, डायोड है या क्षेत्र प्रभावी ट्रांजिस्टर है? पहला डी ऑप्शन राइट आंसर होगा, क्षेत्र प्रभाव ट्रांजिस्टर जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर पार्सल के संदर्भ में शब्द जो चिप ज्वेलरी का अर्थ क्या होगा? ये चिप ज्वेलरी जो शब्द है इसका अर्थ क्या होगा? कंप्यूटर पार्सल के संदर्भ में पूछा गया है। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे है कंप्यूटर, तो इसमें बताना है कौन सा सही हो जाएगा। तो यहाँ पे ओल्ड जैक कंप्यूटर्स ऑफ नो यूज राइट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है, किस कंपनी के साथ थिंकपैड यानी लैपटॉप का संबंध है? चलिए वो कौन सी कंपनी है? तो उस कंपनी का नाम है IBM। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा, IBM के साथ इसका संबंध है। अगला प्रश्न है, कौन सा इसमें हार्डवेयर नहीं है? कीबोर्ड, माउस, विंडोज XP या फिर रोम? तो यहाँ पे जो आपका हार्डवेयर के रूप में ये नहीं है, ये विंडोज XP है। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर होगा, ये एक सॉफ्टवेयर है। ऑप्शन नंबर डी इसका सी जो है राइट आंसर होगा, डी नहीं होगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है जीवन कौशल प्रबंधन एवं वृत्ति के प्रश्न है। तो इसमें पहला प्रश्न अगर देखते हैं तो पहले प्रश्न में पूछा गया है कि प्राथमिक कक्षा के शिक्षक प्रत्यक्षतः किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? चलिए ऑप्शन अब आपके स्क्रीन पे है, आप लोग कमेंट बॉक्स में उत्तर देने का प्रयास करते रहेंगे। ठीक, चलिए जो थोड़ा तेजी के साथ चलना था हमने बता दिया।
141 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो यहाँ पे बात करते हैं अगर सामान्य जनता के प्रति जो है ये प्राथमिक कक्षा के शिक्षक प्रत्यह किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, तो ये सामान्य जनता के प्रति होते हैं। ऑप्शन नंबर पहला इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आधुनिक शिक्षा दर्शन के अनुरूप विद्यालय कैसे होनी चाहिए। चलिए ऑप्शन आपको दिख ही रहा होगा और प्रश्न भी दिख रहा है, कमेंट करके आप लोग आंसर बताएं। तो इसमें ये युवकों में सामाजिक जागरूकता पैदा करने वाले होने चाहिए। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए डी ऑप्शन सही होने के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है शिक्षण को उच्च व्यवसाय के अंतर्गत वर्गीकृत करने का मुख्य कारण क्या है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे उच्च व्यवसाय की बात किया गया है। ठीक, तो उच्च व्यवसाय का जो तात्पर्य है वो इस व्यवसाय में उच्च मूल्यों का पालन किया जाता है। ऑप्शन नंबर पहला है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 144 का, इसमें कहा गया है कि विद्यार्थियों के अच्छा मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए कौन सा तरीका सबसे महत्वपूर्ण होना चाहिए। चलिए देखते हैं तरीका कौन सा सही है इसके लिए। तो यहाँ पे बी ऑप्शन अगर देखते हैं हम लोग तो अध्यापक की भूमिका एवं विद्यालयी वातावरण जो होती है यही सबसे अच्छा या महत्वपूर्ण तरीका होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ 145 को लेते हैं। तो इसमें एक शिक्षक विद्यार्थियों की सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है, तो किस प्रकार से विकसित कर सकता है। चलिए ऑप्शन पढ़िए और कमेंट बताइए कौन सा सही होगा। तो यहाँ सबसे अच्छा और सबसे सटीक जो आंसर होगा वो आदर्श रूप से बर्ताव करके विकसित कर सकता है सामाजिक मूल्यों को, तो सी ऑप्शन इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है शिक्षक का बर्ताव किस प्रकार से होना चाहिए। प्रशंसनात्मक होना चाहिए, निर्देशात्मक होना चाहिए, आदर्शवादी होना चाहिए या फिर शिक्षाप्रद होना चाहिए। तो शिक्षक का जो बर्ताव होना चाहिए वो होना चाहिए कि शिक्षक एक आदर्शवादी के रूप में होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, आदर्शवादी। अगला प्रश्न है निर्देशन में शिक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका क्या है। बी ऑप्शन, दो ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है। तीसरा आप चलिए ऑप्शन सभी देख लेते हैं जिससे आप लोग को दिक्कत ना होने पाए। तो चलिए दिख रहा होगा उम्मीद है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, जो कि निर्देशन के शिक्षण की भूमिका जो होती है उसमें छात्रों के दैनिक जीवन की समस्याओं का समाधान करना होता है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन सही होने के साथ लेते हैं अगला प्रश्न। और अगले प्रश्न में है किसी समूह का नेता जिसको सामान्यतः किन कार्यों का संपादन करता है। चलिए ऑप्शन आप दिख रहा होगा, तो पहला ही ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा, जो कि समूह का नेता सामान्यतः जो कार्यों का संपादन करता है वह आदर्श रूप से प्रेरणा प्रदान करता है। ठीक, जब प्रेरणा हो जाएगी तो अपने आप सारे काम हो जाएंगे। ठीक, तो यहाँ पे पहला ही ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है न्यायालय ने कक्षा में बच्चों को शारीरिक दंड देने पर रोक लगा दी है, तो आप क्या सोचते हैं इस विषय में क्या होना चाहिए। चलिए 3 ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है, तो इसी में से आंसर जो है ढूंढ लीजिए आप लोग। तो न्यायालय का फैसला उपयुक्त है, सही, अच्छा, यानी कि सबसे सही है। ऑप्शन नंबर जो है पहला ही ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। ठीक, अगर बच्चे को शारीरिक दंड से देकर जो है उसको सुधारेंगे तो जो है क्या कहते हैं वो चिड़चिड़ा हो जाएगा और क्या कहते हैं पिछड़े बालक की श्रेणी में आने की संभावना अधिक बढ़ जाएगी। ठीक, तो पहला ही ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, न्यायालय का फैसला जो है सबसे अच्छा है, उपयुक्त है। पहला ऑप्शन सही होने के साथ चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगले प्रश्न में पूछा गया है कि एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है। 150 में सबसे महत्वपूर्ण जो शिक्षक के लिए है वो कौन सा ऑप्शन है। कक्षा में अनुशासन बनाए रखना है, एक सुवक्ता होना चाहिए, या फिर सी ऑप्शन में लिखा गया है कि विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करना है, कक्षा में समयानुवर्ती होना चाहिए। तो ये प्रैक्टिस सेट का ये अंतिम प्रश्न है। तो बात करते हैं यहाँ पे शिक्षक के सबसे महत्वपूर्ण कार्य की, तो ये विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करना ही इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और ये हम लोग यहाँ पे देखिए 150 प्रश्नों को कवर कर चुके हैं। आप लोग को हमारा प्रैक्टिस सेट कैसा लगा कमेंट करके अपने
जो है राय जरूर बताएंगे, और इसमें कितने प्रश्न आपके सही बने हैं ये भी बताएंगे। और वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन की घंटी को भी दबा लीजिए, जिससे प्रैक्टिस सेट का आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। इसी के साथ मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।